एक सुनसान रेगिस्तान में प्लेन क्रैश होने के बाद कुछ लोग ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां मदद की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। कहानी शुरू होती है मंगोलिया के डेजर्ट से। ये ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ एक कंपनी तेल निकालने के लिए आती है, लेकिन उनकी पूरी जानकारी गलत निकलती है। यहाँ तेल होता ही नहीं, इसलिए अब कंपनी के कर्मचारी और उनका सारा सामान वापस भेजा जा रहा है। इन सभी को वापस ले जाने के लिए एक प्लेन भेजा जाता है जिसका पायलट फ्रैंक है। उसके साथ उसका को पायलट भी मौजूद है। दोनों प्लेन में मौजूद कर्मचारियों और सामान को लेकर बीजिंग के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन उड़ान के कुछ समय बाद ही इस विशाल रेगिस्तान में भयंकर रेत का तूफान शुरू हो जाता है। को पायलट पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। फ्रैंक बताता है कि अगर वे वापस लौटते हैं तो दोबारा उड़ान भरने के लिए जरूरी फ्यूल लेने में काफी समय लग सकता है, इसलिए उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फ्रैंक प्लेन को और ऊंचाई पर ले जाता है ताकि वे तूफान से बाहर निकल सकें, लेकिन प्लेन पहले से ही ओवरलोडेड है और जल्द ही रेत के तूफान में बुरी तरह फंस जाता है। रेडियो से संपर्क करने की कोशिश भी बेकार जाती है। तभी रेत की वजह से प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है। अब फ्रैंक के पास इमरजेंसी लैंडिंग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वह प्लेन को नीचे लाना शुरू करता है, लेकिन सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। तभी प्लेन का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकराता है। पीछे का दरवाजा खुल जाता है और एक पैसेंजर प्लेन से बाहर गिरकर मारा जाता है। प्लेन रेगिस्तान की रेत पर घिसटता हुआ काफी दूर तक जाता है और आखिरकार रुक जाता है। जब सभी लोग स्थिति देखते हैं तो पता चलता है कि 2 और पैसेंजर्स की भी मौत हो चुकी है। बाहर अभी भी भयंकर तूफान चल रहा है, इसलिए कोई प्लेन से बाहर नहीं निकल सकता। कुछ समय बाद जब तूफान शांत होता है तो एक और खौफनाक नजारा सामने आता है। पूरा प्लेन रेत में दब चुका है। हालांकि कुछ घंटों बाद तेज हवा रेत को वहां से हटा देती है और प्लेन दोबारा दिखाई देने लगता है। बचे हुए लोग बाहर निकलकर खाने और पानी की सप्लाई चेक करते हैं। उनके पास लगभग 1 महीने का खाना और पानी मौजूद है, लेकिन असली समस्या यह है कि उन्हें अपनी लोकेशन तक पता नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना मालूम है कि उन्हें यहाँ से करीब 200 मील दूर किसी सुरक्षित जगह तक पहुँचना पड़ सकता है। तभी एक आदमी पैदल निकलने की बात करता है। वह बताता है कि वह मैराथन कर चुका है और हाइकिंग ट्रैकिंग का अनुभव भी रखता है, लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं कि जुलाई के महीने में यह रेगिस्तान बेहद गर्म होता है। दिन में यहाँ पानी की कमी कुछ ही समय में जानलेवा बन सकती है। वह कहता है कि वह सिर्फ रात में चलेगा, लेकिन यहाँ एक और समस्या है। आसपास की पहाड़ियाँ मैग्नेटिक हैं, इसलिए कंपास ठीक से काम नहीं करेगा। रास्ता पहचानना लगभग नामुमकिन है और वह घूमकर दोबारा उसी जगह पहुंच सकता है। आखिरकार उसे समझ आता है कि अकेले यहाँ से निकलना आसान नहीं है। उसी रात सभी लोग प्लेन के अंदर सो रहे होते हैं। तभी डेविस नाम का एक आदमी बाहर टॉयलेट करने जाता है। वापस आते समय उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वह रेत पर लुढ़कते हुए नीचे चला जाता है। तूफान इतना तेज है कि उसे चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। अगली सुबह जब सभी उठते हैं तो डेविस गायब मिलता है। लोग आसपास उसे ढूंढते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। आखिरकार समझ आता है कि वह रेत में कहीं दब चुका है। अब इन लोगों की उम्मीद तेजी से टूटने लगती है। एक महिला फ्रैंक से पूछती है कि उन्हें बचाने के लिए कोई आएगा भी या नहीं। फ्रैंक साफ कहता है कि बचाव दल के यहाँ पहुँचने की संभावना सिर्फ करीब 5% है, लेकिन उसके मुताबिक यहाँ से पैदल निकलना भी बेहद खतरनाक है। इतना कम खाना पानी लेकर अगर वे चल पड़ते हैं तो उनकी सप्लाई सिर्फ 2 दिन में खत्म हो सकती है। इसीलिए फ्रैंक इंतजार करने का फैसला करता है, लेकिन सभी लोग उसकी बात से सहमत नहीं होते। 2 लोग खुद ही यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और अपने साथ पानी ले जाने लगते हैं। फ्रैंक उन्हें पानी ले जाने से रोकता है और इसी बात पर उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। धक्का मुक्की में पानी भी गिर जाता है। तभी एलिट नाम का एक आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसके पास शायद सबको बचाने का एक तरीका है। वह कई दिनों से इस प्लेन को ध्यान से देख रहा है और उसके मुताबिक इस बड़े प्लेन के टूटे हुए हिस्सों से एक छोटा प्लेन बनाया जा सकता है। फ्रैंक उससे पूछता है कि उसे प्लेन के बारे में इतना कैसे पता है। तब एलिट बताता है कि वह प्लेन डिजाइन किया करता है। बाकी लोगों को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती क्योंकि वह उस कंपनी का कर्मचारी नहीं है। फ्रैंक उसकी बात को साफ तौर पर खारिज कर देता है। उसके मुताबिक इतना बड़ा काम इस रेगिस्तान में करना असंभव है।
लेकिन अगली सुबह जेम्स नाम का एक आदमी अकेले यहाँ से निकल जाता है। जब महिला उसे ढूंढने जाने लगती है तो फ्रैंक उसे रोकता है और खुद जेम्स के पीछे जाता है। वह उसी पहाड़ी तक पहुंचता है जहां प्लेन का पिछला हिस्सा टकराया था। वहां उसे पहले मारे गए पैसेंजर की लाश दिखाई देती है, लेकिन उसके कपड़े गायब हैं और आसपास गोलियों के कई खाली कवर पड़े हैं। तभी जेम्स वहां पहुंचता है और बताता है कि वह अपनी घड़ी लेने आया था, जिसे वह पोकर में उस मृत आदमी से हार गया था। लेकिन अब घड़ी उसके हाथ में नहीं है। इससे पता चलता है कि उनके यहाँ पहुंचने से पहले कुछ स्मगलर्स वहां आ चुके हैं। उन्होंने लाश से सामान लूटा और गोलियों से उसके शरीर पर निशाना लगाने की प्रैक्टिस भी की। जेम्स फ्रैंक से पूछता है कि वह प्लेन बनाने से क्यों मना कर रहा है। फ्रैंक कहता है कि वह लोगों को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, लेकिन जेम्स की बात फ्रैंक को सोचने पर मजबूर कर देती है। वह कहता है कि हर इंसान को प्यार चाहिए और अगर हम किसी को प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम उसे उम्मीद देनी चाहिए, और अगर उम्मीद भी नहीं दे सकते तो उसे अपनी कोशिश करने देना चाहिए। आखिरकार फ्रैंक प्लेन बनाने में साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, हालांकि उसे अभी भी पूरा यकीन है कि यह प्लेन उड़ नहीं पाएगा। अब सभी लोग मिलकर प्लेन के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना शुरू करते हैं। दिन में रेगिस्तान की गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि वे रात में काम करते हैं, लेकिन एक रात वेल्डिंग के दौरान चिंगारी उनके फ्यूल के पास गिर जाती है और जोरदार धमाका होता है। किसी की जान नहीं जाती, लेकिन उनका लगभग पूरा फ्यूल बर्बाद हो जाता है। अब जो फ्यूल बचा है वह सिर्फ प्लेन को उड़ाने के लिए जरूरी है, इसलिए रात में काम करना भी बंद करना पड़ता है और उन्हें तेज गर्मी के बावजूद दिन में ही काम करना शुरू करना पड़ता है। धीरे धीरे प्लेन का ढांचा तैयार होने लगता है। अब सबसे मुश्किल काम बाकी है, उन्हें एक भारी विंग प्लेन के साथ जोड़ना है। उनके पास उसे उठाने के लिए कोई क्रेन नहीं है और अगर विंग गिर जाता है तो दोबारा उठाना लगभग नामुमकिन होगा। वे विंग को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, तभी अचानक उसे पकड़ने वाली जंजीर टूट जाती है। भारी विंग तेजी से नीचे फिसलता है और सीधे प्लेन की तरफ जाता है। सभी को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, लेकिन अंदर मौजूद एक साथी बाहर आता है और बताता है कि विंग बिल्कुल उसी जगह जाकर लगा है जहां उसे लगना चाहिए था। अब उसे प्लेन से जोड़ दिया जाता है और पहली बार फीनिक्स का पूरा ढांचा सामने आता है। सभी के अंदर फिर से उम्मीद जाग जाती है। वे रेत हटाकर एक रनवे जैसा रास्ता भी तैयार करने लगते हैं ताकि प्लेन को उड़ाया जा सके, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं होता। एक दिन अचानक इलेक्ट्रिक तूफान आ जाता है। आसमान से लगातार बिजली गिर रही होती है और प्लेन के विंग में फ्यूल मौजूद है। सभी लोग दूर भागते हैं, लेकिन एलिट प्लेन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तभी उसके ऊपर बिजली गिरने वाली होती है। फ्रैंक आखिरी पल में उसे पकड़कर वहां से कूद जाता है और उसकी जान बच जाती है। फ्रैंक जानता है कि अगर एलिट को कुछ हो गया तो इस प्लेन को पूरा करने वाला कोई और नहीं है। वे अपने बनाए प्लेन का नाम फीनिक्स रखते हैं। यह नाम रेगिस्तान से दोबारा उठने वाले एक शक्तिशाली पौराणिक जीव से प्रेरित है, लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी पानी की है। उनकी सप्लाई तेजी से खत्म हो रही है। एक रात दूरबीन से उन्हें काफी दूर कुछ टेंट दिखाई देते हैं। पता चलता है कि वहाँ हथियारों की तस्करी करने वाले स्मगलर्स मौजूद हैं। फ्रैंक तय करता है कि उनसे पानी मांगना चाहिए। एलिट उसे रोकता है, लेकिन फ्रैंक अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वह और उसका साथी पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर जवाब दे सके। जैसे ही वे पानी मांगते हैं, एक स्मगलर उनके साथी पर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका साथी तुरंत जवाबी फायर करते हैं। कई स्मगलर्स मारे जाते हैं और एक वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। फ्रैंक के पास उसे पीछे से गोली मारने का मौका होता है, लेकिन वह गोली नहीं चलाता। वह किसी को बेवजह मारना नहीं चाहता। तभी जेम्स की नजर मारे गए एक स्मगलर की कलाई पर पड़ती है। वहाँ वही घड़ी होती है जो पहले मारे गए पैसेंजर के पास थी। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि यही लोग पहले भी यहाँ आ चुके हैं और उन्हीं ने उनके साथी की लाश के साथ वह खौफनाक हरकत की थी। एक घायल स्मगलर को वे अपने प्लेन के पास लेकर आते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि उसे मार दिया जाए, लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से मना करता है। तभी बहस के बीच एलिट उसे गोली मार देता है। फ्रैंक और एलिट के बीच जोरदार बहस होती है। एलिट फ्रैंक को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि उसकी वजह से वे यहाँ फंसे हैं। गुस्से में फ्रैंक उसे मुक्का मार देता है। एलिट की ईगो बुरी तरह हर्ट होती है और वह कहता है कि अब वह प्लेन नहीं बनाएगा। वह बताता है कि बाकी लोग आराम करते हैं, जबकि वह अकेला कई लोगों के बराबर काम कर रहा है। कैली उसके पास जाती है और समझाती है कि उसके बिना यह प्लेन पूरा नहीं हो सकता।
एलिट कहता है कि अगर सभी लोग उससे रिक्वेस्ट करेंगे तभी वह वापस काम शुरू करेगा। आखिरकार सभी लोग उससे माफी मांगते हैं और फ्रैंक भी कहता है कि यहाँ असली बॉस वही है और अब उसे यह काम पूरा करना होगा। एलिट मान जाता है और सभी दोबारा फीनिक्स को पूरा करने में जुट जाते हैं। लेकिन इसी बीच दूरबीन से उन्हें पता चलता है कि भागा हुआ स्मगलर अपने बाकी साथियों के साथ वापस आ गया है। वे दूर खड़े होकर इन लोगों पर नजर रख रहे हैं। उन्हें पता है कि इनका खाना और पानी जल्द खत्म होने वाला है। वे इंतजार कर रहे हैं कि कब ये लोग कमजोर पड़े और तब हमला किया जाए। इसलिए अब फीनिक्स को किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द तैयार करना जरूरी है। आखिरकार प्लेन लगभग तैयार हो जाता है। तभी फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है जिसमें कई तरह के प्लेन मॉडल दिखाई देते हैं। इन्हीं मॉडलों को देखकर एलिट ने फीनिक्स का डिजाइन तैयार किया होता है। लेकिन अब एक बड़ा राज सामने आता है। एलिट ने इससे पहले कभी असली बड़ा प्लेन नहीं बनाया। वह सिर्फ छोटे रिमोट कंट्रोल प्लेन डिजाइन करता था। यह सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अयान गुस्से में एलिट पर बंदूक तान देता है। उसे लगता है कि इतने हफ्तों से एलिट उन्हें बेवकूफ बना रहा है और यह प्लेन कभी उड़ ही नहीं सकता। लेकिन एलिट को अपने डिजाइन पर भरोसा है। वह समझाता है कि छोटे प्लेन को उड़ाना भी आसान नहीं होता और उनमें बैलेंस की बहुत जरूरत होती है। फ्रैंक अयान को रोक देता है। तभी रेगिस्तान में फिर तेज तूफान शुरू हो जाता है। हवा इतनी ताकतवर होती है कि कई हफ्तों से तैयार खड़ा फीनिक्स हल्का हल्का जमीन से ऊपर उठने लगता है। सभी लोग उसे देखकर समझ जाते हैं कि शायद एलिट सही है। यह प्लेन सच में उड़ सकता है। लेकिन तूफान और तेज हो जाता है और पूरा प्लेन दोबारा रेत में ढक जाता है। तूफान खत्म होने के बाद सभी परेशान हैं। फिर भी फ्रैंक हार नहीं मानता। वह कहता है कि उन्होंने इसे अपनी मेहनत से बनाया है और अब इसे उड़ा कर ही रहेंगे। सभी लोग फीनिक्स को रेत से बाहर निकालते हैं और उसे तैयार किए गए रनवे तक खींच कर लाते हैं। अब आखिरी परीक्षा शुरू होती है। वे इंजन स्टार्ट करते हैं लेकिन प्लेन तुरंत बंद हो जाता है। दूसरी कोशिश भी नाकाम होती है। तीसरी बार भी इंजन जवाब दे देता है लेकिन आखिरकार इंजन की आवाज गूंज उठती है। फीनिक्स स्टार्ट हो चुका है। उसी समय दूर खड़े स्मगलर्स भी इंजन की आवाज सुन लेते हैं। वे घोड़ों पर सवार होकर बंदूकें लेकर उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। प्लेन में बैठने की भी ठीक से जगह नहीं है। इन लोगों ने एक बड़े एयरक्राफ्ट के हिस्सों से एक छोटा प्लेन बनाया है, इसलिए सभी लोग उसके ऊपर और विंग के साथ खुद को संभाल कर खड़े होते हैं। फीनिक्स रनवे पर तेजी से आगे बढ़ता है। पीछे से स्मगलर्स लगातार गोलियां चला रहे हैं। हर सेकंड खतरा बढ़ रहा है लेकिन किसी को गोली नहीं लगती और तभी रनवे खत्म हो जाता है। प्लेन सीधे खाई की तरफ बढ़ता है। स्मगलर्स को लगता है कि अब इन सभी की मौत हो चुकी है, लेकिन अगले ही पल फीनिक्स खाई के किनारे से नीचे गिरने के बजाय हवा में उठता है। वह उड़ रहा है। सभी लोग यकीन नहीं कर पाते कि जिस प्लेन को बनाने के लिए उन्होंने रेगिस्तान की गर्मी, तूफान, भूख, प्यास और मौत तक का सामना किया, वह आखिरकार आसमान में पहुंच चुका है। फीनिक्स ऊंचा उठता जाता है और धीरे धीरे उस खतरनाक रेगिस्तान से दूर निकल जाता है जहां से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। कुछ समय बाद उनकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। सभी लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित और खुश नजर आते हैं। फ्रैंक और उसका को पायलट अपनी खुद की एयरलाइंस शुरू करते हैं और उसका नाम रखते हैं फीनिक्स। दूसरी तरफ एलिट की तस्वीर एक मैगजीन में दिखाई देती है। उसके बारे में लिखा होता है कि वह नासा की नई उम्मीद बन चुका है। जिस आदमी के डिजाइन पर कभी किसी को भरोसा नहीं था, वही आखिरकार एक असंभव लगने वाले प्लेन को आसमान तक पहुंचा देता है और इसी के साथ इस खतरनाक रेगिस्तानी सफर की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।